अमित शाह जी, आजकल हर जगह और एक चर्चा है कि इंडिया डज नॉट हैव एन ऑपोजिशन. एज द मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, एंड वी मस्ट कॉम्प्लीमेंट अमित शाह जी फॉर बिल्डिंग व्हाट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी. और मुझे अभी भी याद है, एक बार मैं इन्हें मिलने गया था तो इन्होंने मुझे आंकड़े दिखाए थे और समझाया था कि ऐसे विद इन दिस फ्यू मंथ्स इस प्लान के साथ कार्डर बेस, मेंबरशिप बेस बना के वी विल मेक बीजेपी द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑन अर्थ, एंड ही हैज अचीव्ड इट. तो अमित शाह जी, दैट इज वेरी गुड, बट कभी कभी एज इन अ डेमोक्रेसी इज इट नॉट अ जेन्युइन वरी कि मतलब कि देश में एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है? एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट आप कैसे देखते हैं इसको? ऐसा है, मैं भी मानता हूं देश में मजबूत विपक्ष होना चाहिए जी, मगर मैं नहीं बना सकता. सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष की रचना संवैधानिक है, वो देश की जनता बनाती है. हम भी विपक्ष में बैठे हैं, जनता ने हमें विपक्ष बनाया था. आज जनता ने हमें अधिकार दिया है, तो विपक्ष को मजबूत बनाना या निर्बल बनाना उनके काम के आधार पर देश की जनता तय करती है. कोई सरकार तय नहीं कर सकती, कोई पार्टी तय नहीं कर सकती. हम संवैधानिक व्यवस्था से जीने वाला राष्ट्र है. मैं इतना ही कर सकता हूं कि विपक्ष निर्बल हो तो भी भारतीय जनता पार्टी हर रोज आत्मचिंतन करती रहे. हमारे अंदर अहंकार न आए, हमारे यहां पर भ्रष्टाचार न आए, हमारे यहाँ परिवारवाद न आए, और हम लोकतांत्रिक मूल्यों को संभाल कर इसका जतन कर कर आगे बढ़ते रहें. हम इतना ही कर सकते. विपक्ष को मजबूत करना, रखना, नहीं रखना, ये सब देश की जनता को तय करना है, सब पार्टियों का परफॉर्मेंस देखकर. और देश की जनता, मैं मानता हूं कि बहुत मैच्योर डिसीजन लेती है. जी, ये बड़ी बात है, मगर क्योंकि लोकतंत्र में एक विपक्ष होना और विपक्ष का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है. आप आज से 5-10 साल बाद किसको विपक्ष देखते हैं? मतलब who do you think will be the opposition to the BJP? देखिए, इतना दूर का आकलन कोई नहीं कर सकता, सिर्फ करने के खातिर कोई कर सकता है. देश में एक प्रकार से बहुत डायनेमिक डेमोक्रेसी है जो परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर कर अपना मैंडेट देती है. तो देश की जनता का मूड और देश की जनता का मैंडेट पहले एक जमाने में जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आधार पर तय होता था. अब मोदी जी ने पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को एस्टैब्लिश किया है. परफॉर्मेंस के आधार पर ही देश की जनता तय करेगी. जो परफॉर्म करेगा देश उसको अधिकार देगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा वो विपक्ष में बैठेगा. उस वक्त का 10 साल के बाद का विपक्ष या सत्ताधारी पक्ष भी हमारे परफॉर्मेंस के आधार पर ही देश की जनता तय करेगी. हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हम अधिकार में होंगे. हम में पैदा हो रही बुराइयों को अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो विपक्ष अधिकार में होगा. वो 10 साल के बाद देश की जनता. मगर जी, 10 साल आपने पूछा, इसलिए मैं मेरा एक आकलन कह रहा हूं, 10 साल तक तो मोदी ही है. हेडलाइन 10 साल तक मोदी जी हैं. ये बहुत बड़ी बात अमित शाह जी ने आज कही है, और हर बात जो कह रहे हैं बहुत गंभीरता के साथ और सोच कर कहते हैं. अमित शाह जी अपने शब्दों को बहुत मतलब सोच समझ के कहते हैं. ये इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट. तो ये जो बात कही, इसके साथ अमित शाह जी, हम चाहते हैं, हमने कहा था आज कि जो हमारे सेशंस में आ जाएंगे उनको एक सेंस मिलेगा. और मेरा आखिरी सवाल ये होता है कि सरकार में कैसे काम हो रहा है अगले दशक के लिए. हमारी जो थीम है अमित शाह जी, इट इज भारत द नेक्स्ट डेकेड. और आपने परफॉर्मेंस असेसमेंट की बात कही. पहली बार हमें लग रहा है कि सरकार ऐसी बनी है देश में जो अपने परफॉर्मेंस को असेस करते हैं, जिसमें क्वार्टरली मीटिंग, डेली मीटिंग, वीकली मीटिंग्स. पीयूष गोयल जी भी बोलते हैं कि मैनेजमेंट, असेसमेंट, परफॉर्मेंस, की रिजल्ट एरियाज, KRA, इस तरह से काम हो रहा है. तो आप अगर एक थोड़े एज एन इनसाइडर आप एक सेंस दे सके कि काम कैसे हो रहा है और किस विजन के साथ हो रहा है, तो विल बी वेरी ग्रेटफुल. देखिए, आजादी के अमृत महोत्सव का मौका जी, जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला, तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत महोत्सव का उपयोग
बहुत विजनरी तरीके से किया है। एक युग दृष्टा नेता ही ऐसा सोच सकता है, इस तरह से किया है। अमृत महोत्सव का उपयोग कर कर उन्होंने देश की नई पीढ़ी को आजादी के आंदोलन का पूरा इतिहास याद कराया। आजादी के आंदोलन के नेताओं का, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, उनका महिमा मंडन किया। अब तक 75 साल में हमने जो अचीव किया है उसका आत्मबोध कराकर देश की जनता के अंदर एक गौरव का भाव पैदा किया। और 2047 में इतनी खुलकर बातचीत हो रही है, लोग कह रहे हैं सरकार मीडिया से बात नहीं करती, बहुत एक एक न्यूज पॉइंट हमें मिल रहे हैं, वी आर वेरी हैप्पी। तो अमित शाह जी, आप बहुत डायरेक्टली बात कर रहे हैं, बहुत खुलकर बात कर रहे हैं, और ये इसके लिए हम बहुत ग्रेटफुल है। अमित शाह जी, ये देश में बंटवारे की राजनीति पर सवाल है, ये बहुत डिबेट हो रहा है। हमारा राष्ट्र सर्वोपरि हमारा स्लोगन है, वी बिलीव इन नेशन फर्स्ट, मगर देश में उत्तर दक्षिण की राजनीति हो जाती है, कोई चुनाव के बाद बांटने की राजनीति हो जाती है, सनातन धर्म और हिंदुओं को जाति में बांटने की कोशिश हो रही है, और राहुल गांधी लगातार ओबीसी का मुद्दा उठा रहे हैं। आप लोग विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। इस तरह की डिवाइसिव पॉलिटिक्स, ये ट्रेंड क्यों बन गई है? ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स पर आप क्या कहना चाहते हैं, जो इस बार भी हो रहा है? देखिए, भारत जोड़ो के बैनर के तहत भारत तोड़ने की एक्सरसाइज चल रही है। मुझे मालूम नहीं है ये कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है। इतनी पुरानी पार्टी, उनका कोई प्रमुख नेता कहता है हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दो, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, और कांग्रेस पार्टी चुप रहती है, सांप सूंघ गया है ऐसे चुप रहती है। मुझे तो आश्चर्य हो गया है ये पार्टी को क्या हो गया है। इनके एलाई पानी पी पी कर सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, सनातन धर्म के लिए जहर उगलने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी रोकती भी नहीं है, ना मादा है, ना हिम्मत है, ना इच्छा है, और यात्रा लेकर निकलते हैं भारत जोड़ो की। देश की जनता ढंग से समझ ले, इनका एकमात्र लक्ष्य है सत्ता प्राप्त करने का, एपीसमेंट कर कर सत्ता प्राप्त करने का। वो भारत को एक नहीं रख सकते। भारत को एक केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी रख सकते हैं। और मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने भारत को तोड़ने की बात करी है, जिन लोगों ने विश्व के सबसे पुराने धर्म के, पुरानी संस्कृति को और पुरानी परंपराओं को अपमानित करने की बात की है, इनको देश की जनता को पहचान लेने की भी जरूरत है और दंडित करने की भी जरूरत है। आने वाले चुनाव में मैं चाहूंगा कि कांग्रेस के नेता अगर हिम्मत है तो इनके भारत तोड़ो की ये सारी घटनाओं का रिपीटेशन चुनावी मंच पर से करें। वो कोई नेता के मुंह से कुछ निकल गया इसका खंडन भी नहीं करते, पार्टी को अपने आप से अलग नहीं करते हैं। इसका मतलब आपकी पार्टी का एजेंडा ही ये है, आपकी पार्टी का उद्देश्य ही है। और ओबीसी के लिए तो बोलने का कांग्रेस पार्टी को अधिकार ही नहीं। कांग्रेस पार्टी है जिसने इस देश के पिछड़ा वर्ग को सबसे ज्यादा अन्याय किया है। 50 साल तक काका साहब कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को आप दबाकर बैठ गए। इसके बाद मंडल कमीशन की रिपोर्ट को आप दबाकर बैठ गए। जब मंडल कमीशन लागू हुआ देश में, राजीव गांधी ने 1 घंटा और 40 मिनट इसके विरोध में भाषण किया था। कांग्रेस पार्टी 55 साल तक सत्ता पर रही, कभी भी ओबीसी को संवैधानिक स्टेटस नहीं दिया, ओबीसी आयोग की रचना नहीं की,